हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चौथा के क से लगाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सारा प्रश्न पढ़ लिया जो इसके पहले है और ये केमिस्ट्री का सेट 1 है WA। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। बाकी ये सारा सवाल जो भी है हम लोगों ने क्या हुआ है लगा लिया है सेट 1 का WA, ठीक है। तो अब हम आगे का सवाल देखेंगे चौथा का क से, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने हल कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें चौथा के क से लगाना है। दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जैसे आपने उस वीडियो पे सपोर्ट दिखाया है इस वीडियो पे वैसा ही सपोर्ट दिखाइएगा। दोस्तों हम लोग का चौथा का क कह रहा है डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। और इसमें एक और प्रश्न दिया गया है लेंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें टोटल 2 प्रश्न हैं और देखिए इसको कैसे लिखना है आंसर। पहला काम, डी ब्लॉक के तत्वों के अपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाती हैं। इन तत्वों में कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है जिस कारण इन कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकती हैं। अतः ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों फटाफट कॉपी में लिखते चलिए ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। दोस्तों इसका सेकेंड वाले प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। लेंथेनाइड से ल्यूटिशियन तक तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समग्र कमी लेंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। किसी श्रेणी में लेंथेनाइड आकुंचन होने से उसके परमाणविक आकार में कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना ही लिखना है। आपका अगला आता है चौथा का ख। ये आपका रासायनिक समीकरण है जो आपको देना है। पहला जो रासायनिक समीकरण बोल रहा है वो बोल रहा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बलिक एमीन तथा डाईएजोटीकरण अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, हमें क्या बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाना है। उसके बाद उसमें क्या कर देना है, एनिलीन से उसमें करके हमें आइसो साइनाइड बेंजीन बनाना है। ठीक है, जिसे डाईएजोटीकरण भी कहते हैं, मतलब ये सब करना है। अब आपको पहला देख लेना पहला कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि बेंजीन कैसे बनता है। ठीक है, बेंजीन ऐसे आपका बनता है, बीच में गोला रख दीजिए, बाकी आपका ये बेंजीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो बेंजीन हम लोग का बन गया सल्फोनिक अम्ल यानी SO3H होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको SO3 ऐसे लिख देना, जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसका क्रिया NaOH से करा देना है। अब SO3 पर पावर माइनस चार्ज होता है, H पे आपको पता है प्लस चार्ज होता है। H पे क्या होता है प्लस चार्ज, Na पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है, OH पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है। ये प्लस माइनस एक हो जाएगा, ये प्लस माइनस एक हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा SO3 Na, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H मिल के H2 आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसी चीज़ को आपको NH2 से अभिक्रिया करा देना है तो आपका एनिलीन मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका जब ऐसे आपका क्रिया कराते हैं तो देखिए SO3 Na, आपको एनिलीन का सूत्र अगर याद होगा तो वो बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया। अगर आपको डायरेक्ट पता है एनिलीन बनाना तो आप यहाँ पे सूत्र बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण में मेन चीज़ याद होना चाहिए सूत्र। ठीक है, अगर आप अभिक्रिया मतलब करा रहे हैं तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, तो अभी जाके आप रासायनिक समीकरण आसानी से बना सकते हैं। तो एनिलीन का होता है बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, तो अगर आप लिख लेते हैं तो देखिए NH2 हो गया। अब बचा क्या SO3 Na और यहाँ पर यहाँ का Na, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 Na है, SO3 एक है। ठीक है, तो आप Na2 SO3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका एनिलीन मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो आपको एलिनिन लिख देना है और इसका अभिक्रिया CHCl3 + 3 की OH से करा देना है। तब आपको आइसोसाइनाइड बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका यहाँ पे 3KCl + H2O यानी पानी निकल जाएगा और आपका NC ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से आपका रासायनिक समीकरण दोनों बनेगा। इन दोनों रासायनिक समीकरणों को लिख लीजिएगा आप, हो सकता है इस साल भी बोर्ड परीक्षा में आ जाए। एक बार लिखने से आपका तैयार हो जाएगा। बाकी इसमें का जो प्रश्न था वो इस चैप्टर से हटा दिया गया है।
अब आते हैं पांचवा का क पे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 मुख्य अभिलक्षण लिखिए। एक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? पहला प्रश्न पूछा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखना है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं इसके 4 प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण, ठीक है, पहला पहला इसका अभिलक्षण है। पहला लक्षण क्या होता है इसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ये इसका पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण कहता है, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। यानी कि अगर उसका सांद्रता अगर n गुना बढ़ा रहे हैं तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है? n गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका सांद्रता 2 गुना कर देना है तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका लक्षण क्या आता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्थ आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट आपका कहता है, चौथा लक्षण, इसका वेग स्थिरांक सेकेंड इनवर्स होता है। बाकी आपका खत्म। बाकी आपका न्यूमेरिकल पॉइंट आ जाता है जो यहाँ पे लिखा गया है। एक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया टी मिनट में 90% पूर्ण हो जाएगी तो अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा ए बराबर 100 तथा शेष बची मात्रा ए माइनस एक्स इजक्वल टू 100 माइनस 90 इजक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपका सूत्र होता है k इजक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग में a अपॉन ए माइनस एक्स। अगर आपको मान मालूम और आपको मान पूरा मालूम ही है, अब आपको यहाँ पे मान पुट कर देना, आपको k का मान मिल जाएगा 2.303 अपॉन T1। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब आपको लिखना प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी T1/2 तो क्या होगा? 0.693 अपॉन के, इतना हो जाएगा। यानी के बराबर आपका क्या होगा? 0.693 अपॉन T1 का 1/2 यानी कि अर्ध आयुकाल। तो देखिए दोस्तों, अर्ध आयुकाल आपको 60 मिनट दिया है तो यहाँ पे 60 रख लेना है। भाग देना चाह रहे तो भाग दे दीजिएगा, हम तो कहेंगे ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी फिलहाल में। अब आपको यहाँ पे मिनट इनवर्स इसका मात्रक होता है तो वो लिख लिए। अब इसी के का मान हमको समीकरण 1 में पुट कर देना है जो यहाँ पे हमने लिखा था। तो यहाँ पे 0.693 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1। T1 को उधर भेज देंगे और इसको तिर्य गुणा कर लेंगे और T1 का मान हम लोग निकाल लेंगे। T1 का मान दोस्तों हम लोग का लास्ट में आ जाएगा 199.2 मिनट। आपको इतना आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पांचवा ख जो है आपका सिलेबस से हट गया है। पांचवा का ग पे आते हैं। लिगेंड क्या है? एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों का यूपीएससी नाम भी लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको देखिए कितने प्रश्न मिल रहे हैं। पांचवा का ग, लिगेंड क्या है पहला बताना है। एक दंती तथा द्विदंती लिगेंडों की परिभाषा, यानी कि इसमें भी 2 प्रश्न है जिसमें आपको बताना है एक दंती का परिभाषा और द्विदंती का, यानी 3 प्रश्न हो गया। और आपको इसमें 2 प्रश्न ऑलरेडी यानी 5 प्रश्न है और टोटल 5 नंबर का है प्रश्न। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बताना है। लिगेंड क्या होता है? उपसह संयोजन संता में केंद्रीय परमाणु या आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगंड कहलाते हैं। एक दंती लिगंड क्या होता है? जब एक लिगंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है एक दंतुर लिगंड कहलाता है, जैसे Cl के पावर माइनस Br के पावर माइनस NH3H2O आदि। द्विदंती लिगेंड क्या होता है? जब लिगंड दो दाता परमाणुओं द्वारा परिबद्ध होता है तो उसे द्विदंतुर लिगंड कहते हैं। देखिए इसमें 2 दाता हो रहा है, उसमें 1 दाता हो रहा है। ठीक है, मिसलेनियस है, आप देख सकते हैं एकदम मिलता जुलता है, आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, और उसका उदाहरण दे देना है CH2 माइनस NH2 और सिंगल बार CH2 माइनस NH2। देखिए जो माइनस बोला हूँ वो जबकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो माइनस न लिखिएगा, माइनस न बोलिएगा, उसको सिंगल बॉन्ड बोलिएगा। ठीक है, और एक और इसका होता है O डबल बॉन्ड C माइनस बोल रहे हैं सॉरी, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और उसके आगे भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ताकि आगे और भी जुड़ सकें। और उसके बाद C पर सिंगल बॉन्ड है आपका फिर से, और इधर डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड O। देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, यानी C2O2। ठीक है, IUPAC नाम की बारी आती है दोस्तों। तो पहला आपका दिया था FeH2O का होल ट्वाइस में 6 और Cl का 5। ठीक है, और दूसरा है K4 FeNCN का होल ट्वाइस में 6 का आपको बताना है। तो पहले देखिए जो इसमें लिखा है, इसमें आपको पहले जो ब्रैकेट में होता है ना वो बनाना होता है। पहले इसका ट्रिक देख लीजिए।
देखिए अगर बाहर कोई लिगेंड है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर बाहर ब्रैकेट से जो, अगर मान लीजिए ब्रैकेट है, इसके बाहर अगर कुछ भी है तो इसका नाम आप पहले लिखेंगे। अगर अंदर है तो अंदर नहीं लिखेंगे, पहले का बाहर का लिखेंगे। अगर मान लीजिए बाहर नहीं है, ठीक है, बाहर नहीं है ब्रैकेट के, तो अगर मान लीजिए जैसे यफ़ी दिया ना, तो यफ़ी का नहीं लिखेंगे, जो ब्रैकेट में दिया रहेगा उसका लिखेंगे। यानी कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं दिया है तो हम पहले उसके उस पहले लिखेंगे ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो मान लीजिए पहले में आप देखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा इधर होगा, इस साइड नहीं होगा। जहाँ पे ये Cl5 लिखा है इस साइड में, हम लोग को इस साइड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब ब्रैकेट में आपको क्या है, पानी है, पानी को हम लोग एक्वा कहते हैं ना, और ये कितना है, 6 है। तो यहाँ पे लिखा गया है हेक्सा एक्वा आयरन, ठीक है। आयरन क्यों लगाया गया है, क्योंकि यफ़ी है, ठीक है, यफ़ी है। यहाँ पे 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। अब पानी को क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार टीवी में प्रचार देखा होगा कि एक्वा गार्ड लगाइए, शुद्ध पानी पाइए, ठीक है। उसी प्रकार का आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो H2O को हम लोग IUPAC नाम में एक्वा कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, अगर 6 है तो हेक्सा होगा, और H2 यानी पानी है तो एक्वा होगा, या फिर आपका आयरन है तो बस वही लिखा गया है, हेक्सा एक्वा आयरन। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 कितना है, Cl है, तो यहाँ पे भी लिख के क्या लिखा गया, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड यहाँ पे लिख दिया गया भी, क्लोराइड। तो आपको पहला तो समझ में आ गया होगा IUPAC नाम किस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पे देखिए बाहर आया है, ठीक है। तो बाहर अगर के है तो देखिए पोटेशियम है, तो आपको पोटेशियम लिख देना है। ध्यान ये रहा कि अगर इसमें 2 3 ऐसे दिया है तो इसमें डाई का यूज नहीं करना है, केवल अगर के है तो पोटेशियम लिख देंगे। बाकी आपके पास द्वितीय स्थान पे क्या आएंगे, ब्रैकेट में जब घुसेंगे तो पहले ब्रैकेट वाला लिखेंगे। तो ब्रैकेट में आप देखिएगा Cn है। अब Cn आपका क्या है, क्या है आपका Cn, साइनिडो है, ठीक है। और ये कितना 6 है, तो आप पहले हेक्सा लगाएंगे और उसके बाद Cn मतलब साइनिडो, और यफ़ी दिया है आयरन, और इस पर 2 लिख देंगे। अब दोस्तों आपका अगला आता है पांचवा का घ, जो इस साल हटा दिया गया है। और यहाँ पे छवा का क्या कह रहा है, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्रारंभिक एल्कोहल की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे विरचन यानी प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन के यहाँ पे विरचन यानी समीकरण दिया गया, तो यहाँ पे केवल समीकरण ही है, ठीक है। तो आपको केवल ये समीकरण लिख लेना है। तो प्राथमिक एमीन जो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन हो गया। इसका एस्टर से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पे अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन, एल्कीन का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं उत्प्रेरक में, तो आपको यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब CH3OH का जब हम लोग एसिटिल अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, CH3COO CH3 प्लस HCl। अब यहाँ पे फिर से उसी का अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराएंगे तो हम लोग को सेम वही चीज़ देख रहे हैं, आपको मिल रहा है। और इसी का जो नाम होता है ना, यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है, तो यहाँ पे जो नाम है यही एस्टर है, एस्टर, ठीक है। तो हम लोग को क्या, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हो गया एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया के लिए समीकरण भी दीजिए, ठीक है। एथिल एल्कोहल का प्रमुख उपयोग लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है उपयोग आपका हटा दिया गया है, और ये सच बताऊँ तो ये छवा का कभी प्रश्न आपको इस साल से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समीकरण ध्यान में रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और छवा का क में जो अथवा वो इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाना है डायरेक्ट छवा के ख पे। क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला पूछा है टाइलेन अभिक्रिया, ठीक है। तो टाइलेन अभिक्रिया में आपको लिख देना है CH3CH2 डबल बॉन्ड O, इसका आपको अभिक्रिया करा देना है Ag2O से। अब इसी का अभिक्रिया आप जब कराएंगे तो आपको देखिए प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड COOH प्लस 2Ag। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है HCN से कराना अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया कराना है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, मतलब आपको एल्डिहाइड का अभिक्रिया आप किससे कराना है, HCN से। पहले तो टाइलेन अभिकर्मक से हमने कराया था, लेकिन अब हम लोग HCN से कराएंगे। तो देखिए HCN से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका CN जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड में O है, तो एक H यहाँ पे है, तो उसमें जब जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा।
तो इस प्रकार से बन जाएगा। फिर एल्डिहाइड का हम लोग किससे कराएंगे, NaHSO3 से, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो सेम टू सेम फिर से वही होगा, SO3 N जुड़ जाएगा, H बचेगा तो OH सेम वही लग जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। फिर यहाँ पे RMGX से कराना है, ठीक है, तो RGMX मतलब कराना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ गया, ठीक है, CH3C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OMGX हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। और पांचवा आपको कराना है फेलिंग बिलियन, ठीक है। तो आपको इसी चीज़ का CH3CHO इसका एल्डिहाइड का आपको प्लस CuO से करा देना है, ठीक है। तो इसका 2 से गुणा कर देंगे और आपको देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा CH3COOH प्लस Cu2O। ये रासायनिक समीकरण है दोस्तों, आप बनाते बनाते सीखेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। कुछ का रासायनिक समीकरण ऐसे हैं जिसमें ट्रिक वर्क करता है, अगर आप लगाते हैं उसमें प्लस माइनस का खेल होता है, ठीक है। और कुछ काच ऐसे जो होते हैं रासायनिक समीकरण जिनका सूत्र हमें याद करना जरूरी होता है, अगर सूत्र याद रहेगा तो हम लोग का आसानी से रासायनिक समीकरण बन जाएगा। आपको अथवा में फिर से वही चीज़ दिया गया, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कब कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिख के हमको क्या करना है, ROS से अभिक्रिया कराना है, NH3 से अभिक्रिया कराना है, PCl5 से अभिक्रिया कराना है, NaOH से कराना है, लाल फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हाइड्रोजन H2 से कराना है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH का अभिक्रिया हम लोग लिख लेते हैं R सिंगल बॉन्ड OH से, ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें भी H है, इसमें OH है, तो हम लोग देखिए H OH को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, अलग अलग करेंगे तो H2O पानी बाहर आ जाएगा और हम लोग का R वहीं पे जाके जुड़ जाएगा जो एस्टर का काम करेगा, ठीक है। आगे आते हैं, फिर से वही सूत्र लिखना है, NH3 से अभिक्रिया करा देना है, यहाँ पे H3 है और यहाँ पे H1 है, NH4 बना देगा, ठीक है। तो CH3COONH4 हो जाएगा, इसका नाम है एमोनियम एसीटेट। अब इसको गर्म करेंगे तो आपको पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, CH3CONH2 जिसका नाम है एसीटेमाइड, ठीक है, एसीटेमाइड, ठीक है, और पानी बाहर आ गया है। तीसरा में आपको PCl5 से अभिक्रिया कराना था, तो देखिए पी और आपका PO आपका अलग हो जाएगा और HCl आपका भी अलग हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे COCl आपको मिल जाएगा एक तो, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक Cl आपने जोड़ दिया, बचा 4 Cl, तो आपका एक और POCl3 आपका बाहर होगा, तो एक और Cl बचेगा जिससे आपको अम्ल निकाल देना है HCl, ठीक है। और इसी का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब पांचवा दोस्तों आपका चौथा जो आता है, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो करता है अभिक्रिया NaOH से, तो उसमें आपको देखिए क्या बनता है, देखिए इसमें COOH है लास्ट में, इसमें OH है। आप पहले जानते हैं कि OH पे प्लस चार्ज होता है और H पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, CH3COO, ये देखिए इसमें ट्रिक वर्क करता है, इसका ट्रिक यही है, आपको बता दूँ, इसमें ट्रिक वर्क करता है। कौन सा ट्रिक, जो मैं बताया हूँ ना प्लस माइनस वाला, तो देखिए यह इसमें देखेंगे तो CH3 यानी CH3 C डबल बॉन्ड O पर पावर माइनस चार्ज होगा और H पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और वैसे ही Na पे पावर प्लस चार्ज होगा और आपका OH पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो ये जो माइनस है वो प्लस की ओर, प्लस से कट मतलब जाएगा और ये जो प्लस है वो माइनस से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए H पे पावर प्लस है, OH पावर माइनस है, तो H2O आपका बाहर निकल गया, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस है, तो ये इसके साथ चला गया, यानी CH3COO Na हो गया है और वहाँ पे पानी हो गया, ठीक है। तो कोई सी किसी समीकरण में आपका ट्रिक वर्क करता है। पांचवे पे आ जाते हैं दोस्तों, CH3COOHCl2, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2PH2O यानी फास्फोरस और आपका पानी और अम्ल के साथ और Cl2 क्लोराइड के साथ, ठीक है, अभिक्रिया कर रहा है उपस्थिति में। तो यहाँ पे आपको मोनोक्लोराइड एसिटिक अम्ल मिल रहा है, CH2ClCOOH, और प्लस Cl2 कर रहे हैं तो HCl आपका बाहर आ रहा है और उसके बाद आपको मिल रहा है CHCl2COOH। अब इसी को हम लोग Cl2 से फिर कराएंगे CHCl2COOH का, तो हमें फिर एक बार HCl और प्राप्त होगा और हमें CCl3COOH हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम है डाइक्लोराइड एसिटिक अम्ल। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम लोग 7वें से प्रश्न हल करेंगे, जो कि हम लोग लास्ट तक लेकर जाएंगे, ख़त्म कर देंगे कल। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे। और अगर आप PDF चाहते हैं तो नीचे कॉल करें, नीचे दिए गए नंबर पे।